Good morning, students. Today we are going to start the second part of the chapter, the second chapter, that is the sound of music. Here we are going to see the different type of musical talent. The first chapter, the first part, we have seen the Evelyn Glennie. We have read about a very famous personality. The next famous personality, or you can say very honorable person, we are going to read about is Bismillah Khan, and the chapter name is the Shehnai of Bismillah Khan. Now we'll read ki how the Shehnai of Bismillah Khan was, so important for him, and how how it became his career, and how why Bismillah Khan's Shehnai was so important to him, from where he got interest in all these things and all. We are going to read all these things. Now, for as we move on to read the chapter, just read the before you read. Do you know these people? What instruments do they play? As you see in the pictures, इस pictures में there are some people who are playing some instruments, and इनके हाथ में कुछ ना कुछ instruments हैं, and they are very famous personalities using different instruments. Now we are going to read about them in a single phase of the chapter, that is the Bismillah Khan. हम लोग सिर्फ बिस्मिल्लाह खान के थ्रू पढ़ेंगे कि इन सारे लोगों के लिए ये सारी इंस्ट्रूमेंट्स या कोई भी इंस्ट्रूमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों. ओके, तो जस्ट मूव फर्दर इन द चैप्टर and we'll see what happens in the chapter. Just read the second line. Think of the Shehnai, and the first thing you'll probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro playing this instrument. Now, beta, it is being told to you that in some places, and I think you know also, आप लोगों को ये बात पता भी होगी कि इन सम प्लेसेस शहनाई इज़ अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड वेडिंग. वेडिंग का मतलब ही होता है शहनाई, कई जबकि शहनाई इज़ एन इंस्ट्रूमेंट. तो लेकिन फिर भी कई जगह पे ऐसा है कि अगर हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि अ शहनाई इज़ प्लेड इन देयर हाउस, दैट मीन्स कि उनके घर में कोई शादी हो रही है. ये वेडिंग का एक सिनोनिम बन गया है. और दूसरा जो सिनोनिम है वो शहनाई का, वो है बिस्मिल्लाह खान. तो यानी कि बिस्मिल्लाह खान, वेडिंग और शहनाई, ये तीनों एक दूसरे से इतना रिलेट हो चुका है अब कि लोग इन दो तीन वर्ड्स को एक दूसरे का सिनोनिम मान के चलते हैं. ठीक है, तो लेट्स रीड एंड फाइंड आउट द चैप्टर कि हाउ इट बिकेम सो इम्पोर्टेंट टू हिम. Emperor Aurangzeb banned the playing of the musical instrument called pungi in the royal residence, for it had a shrill, unpleasant sound. Pungi became the generic name for the reeded noisemakers. Few had thought that it would one day be revived. A barber of the family of professional musicians who had access to the royal palace decided to improve the tonal quality of the pungi. What happened better कि औरंगज़ेब के एम्पररशिप में ये जो पुंगी एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था उसकी प्लेइंग को बैन कर दिया गया. मतलब ये मना कर दिया गया कि अब वो रॉयल कोर्ट में नहीं प्ले किया जाएगा. आपको पता ही होगा कि पहले के रॉयल कोर्ट में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स कंटिन्यूस प्ले होते रहते थे, सो दैट कि किंग उस किंग का माइंड जो है वो रिफ़्रेश रहे, किंग उस चीज़ को हमेशा एंजॉय करता रहे और रिफ़्रेश रहे. किंग को अच्छा लगता था, इस वजह से रॉयल कोर्ट्स में इंस्ट्रूमेंट जो है लगभग लगातार कंटिन्यूसली प्ले हुआ करते थे. और ये ड्यूटी होती थी उनके जो भी वर्कर्स हैं या जो म्यूजिशियंस हैं, उनकी ड्यूटी होती थी कि जो भी इंस्ट्रूमेंट किंग अलाउ करता है उस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करना वहाँ पे. तो किंग औरंगज़ेब के एम्पररशिप के टाइम पे पुंगी को बैन कर दिया गया था, क्योंकि पुंगी की वॉइस जो थी बहुत श्रिल थी, मतलब बहुत ही कानों को चुभने वाली वॉइस थी उसकी, और अनप्लेजेंट साउंड था उसका. और एक तरह से पुंगी को नॉइज़ मेकर्स के, रीडेड नॉइज़ मेकर्स के तरीके से जाना जाने लगा. मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि
पुंगी को लोग ये समझने लगे कि वो बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट साउंड क्रिएट करेगा और वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके जो फ्लूट वूट के टाइप का है, तो बहुत ज़्यादा चुभेगा कान को, तो इस वजह से हमेशा उसको प्ले करना मना कर दिया गया था। एंड लोगों को ये उम्मीद थी कि वो एक दिन इंस्ट्रूमेंट ठीक हो जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। और पहले के टाइम में बेटा इन द कोर्ट ऑफ एम्परर मतलब इंस्ट्रूमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हुआ करता था। देयर शुड बी एटलीस्ट 9 instruments which has to be presented in front of the royal court। रॉयल कोर्ट के एम्पररशिप में प्रेजेंट करना 9 इंस्ट्रूमेंट को कंपलसरी था। ऐसा कोई 9 इंस्ट्रूमेंट आपको सेलेक्ट करना है जो कि किंग को भी पसंद हो और जो वहाँ पे प्ले रेगुलरली हो सके, तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करना वहाँ पे ज़रूरी था। नाउ व्हाट हैपेंड कि एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन के घर का कोई बार्बर था, उसने ये सोचा कि मैं इस पुंगी की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करूँगा। उसने क्या किया, ही chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than pungi and made 7 holes on the body of the pipe. When he played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. Now what happened is कि बेटा कि उसने एक पाइप को चूज़ किया, उसमें नेचुरली हॉलो स्टेम था, मतलब वो एक तरह से हॉलो पाइप थी, नेचुरली हॉलो पाइप थी, तो वो पुंगी से थोड़ी सी लंबी थी और थोड़ी सी ब्रॉड थी, मतलब उसकी जो लेंथ और विड्थ थी वो थोड़ी सी ब्रॉडर एंड लॉन्गर थी पुंगी से रिलेटेड। एंड उसमें उसने क्या किया, 7 होल्स को उसने डिज़ाइन किया। एंड जब उसने उस पाइप के ऊपर 7 होल्स को डिज़ाइन किया, तो उसने जब प्ले किया उस होल को क्लोज करके ओपन करके, जैसे आपने देखा होगा बांसुरी जैसे प्ले होती है बाय ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द होल्स, वैसे ही उसने जब उस रिफॉर्म्ड पुंगी, जिसको आप कह सकते हैं रिफॉर्म्ड पुंगी को जब उसने बार बार क्लोज ओपन करके प्ले किया, तो बहुत सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड उसमें से प्ले होने लगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा इट इज़ सेड कि उसने कुछ ऐसा चेंजेस किए कि पुंगी की कुछ रिफॉर्मेशन की वजह से उसमें सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हो। ठीक है, प्रोड्यूस्ड। ही played the instrument before royalty and everyone was impressed. The instrument was so different from the pungi, had to be given a new name. ना उसने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया रॉयल्टी के सामने और सभी बहुत इम्प्रेस हुए बिकॉज द न्यू पुंगी, रिफॉर्म्ड पुंगी जिसको आप कह सकते हैं, कि वो एक तरह से रिफॉर्म्ड पुंगी का साउंड भी बहुत प्लेजेंट था, बहुत प्यारा साउंड था, बहुत प्रिटी साउंड था, एंड इट वाज नॉट अ श्रिल साउंड, वो कानों को चुभने वाला साउंड नहीं था। तो इस वजह से लोगों को काफ़ी अच्छा लगा एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। अब उस नए इंस्ट्रूमेंट को, रिफॉर्म्ड इंस्ट्रूमेंट को पुंगी तो ही नाम दे नहीं सकते हम, उसको कुछ ना कुछ नया नाम देना ही पड़ेगा हमें। तो उस इंस्ट्रूमेंट को डिफरेंट पुंगी से कुछ अलग नाम देना था। अब जैसा कि स्टोरी बताई जाती है, एज द स्टोरी गोज, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड एज शहनाई। अब क्योंकि जैसे कि स्टोरी बताई जाती है कि पहली बार वो शाह चैम्बर में, यानी कि किसी किंग के कोर्ट में, किंग के चैम्बर में प्ले किया गया था, तो इसलिए शाह, और क्योंकि वो प्ले किया गया था बाय अ बार्बर, दैट इज़ बाय अ नाई, दैट आपको पता ही होगा कि बार्बर को हिंदी में हम लोग नाई बुलाते हैं। तो सिंस इट वॉज प्लेस्ड बाय नाई एंड इट वॉज played in a Shah's chamber, that's why its name was put as शहनाई। तो शहनाई उसका नाम रखने के पीछे शहनाई 2 वर्ड थे, शाह के चैम्बर में प्ले किया गया, दैट वॉज शह, एंड नाई की क्योंकि बिकॉज इट वॉज प्लेड बाय अ बार्बर। तो कहीं ना कहीं ये 2 वर्ड्स का मिला के उसमें एक रखा गया। एंड नीचे आप बेटा यू विल बी एबल टू सी द रिफॉर्म्ड वर्जन ऑफ पुंगी एंड शहनाई, ये 2 आपको डायग्राम्स दिए हुए हैं। पुंगी देखिए आपकी कैसी है और शहनाई का रिफॉर्म्ड वर्जन कैसी हो गई है वो। तो कहीं ना कहीं ये दोनों इसमें चेंजेस होने की वजह से शहनाई से जो वॉइस निकलने लगी, टोनल क्वालिटी निकलने लगी, वो बहुत ही प्लेजेंट साउंड था। एवरीवन वाज liking that sound and everyone was impressed by that sound. Now moving further, the sound of Shahnaai began to be considered auspicious.
शहनाई के साउंड को बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाने लगा, बहुत अच्छा माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीज़न इट इज़ स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इन द indispensable component of any North Indian wedding। क्या हुआ कि क्योंकि इसकी वॉइस जो थी वो इतनी ज़्यादा ऑस्पिशियस थी कि पहले के टाइम में बेटा किंग को कोई चीज़ पसंद आ जाए वो अपने आप वो चीज़ ऑस्पिशियस हो जाया करती थी। मतलब ऑस्पिशियस का मतलब होता है कि कोई चीज़ आपको बहुत शुभ लगे, मतलब उससे आपको बहुत गुड वाइब्स आती रहें, यानी पॉजिटिव वाइब्स वाली चीज़ें लगती रहें आपको। तो पॉजिटिव फीलिंग आपको जिस भी चीज़ से आती है वो ऑस्पिशियस होता है, ठीक है। आपको अच्छाई दिखती रहे उसमें, आपको लगता रहे कि उससे हमारा फॉर्चून, हमारा लक अच्छा आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑस्पिशियस मानते हैं। तो पहले के टाइम में अगर किंग को कोई चीज़ पसंद आ गई तो दैट मीन्स कि बहुत ऑस्पिशियस है। और इस पहले के टाइम से ही कंसिडर करते करते क्योंकि उसका जो कनेक्शन है वो वेडिंग वगैरह से हो गया, तो इसलिए हम आज भी उसको बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस मानते हैं। और वो टेम्पल्स वगैरह में आज भी प्ले होता है। शहनाई जो है आज भी वी प्ले इन टेम्पल्स एंड एवरी ऑस्पिशियस प्लेस लाइक वेडिंग्स, टेम्पल्स, ऑल टाइप ऑफ द सेलिब्रेशंस। तो हम लोग उस टाइप में शहनाई प्ले करते हैं। एंड ये आज भी इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है किसी भी नॉर्थ इंडियन वेडिंग का। आपने देखा होगा नॉर्थ इंडियन वेडिंग में ये शहनाई ज़रूर होती है। शहनाई का प्ले होना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है और इस इंस्ट्रूमेंट को ज़रूर से प्ले किया जाता है। आई थिंक यू ऑल मस्ट हैव सीन दैट। ये सब आपने देखा ही होगा अपने जहाँ भी आप वेडिंग वगैरह अटेंड करते होंगे। तो इवन इन विलेजेस अगर हम बात करें तो विलेजेस में तो आज भी ये आपका ये जो हम लोग वेस्टर्न कल्चर के टेप रिकॉर्डर्स एंड ऑल यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ आज भी अच्छी नहीं मानी जाती हैं। इन विलेजेस शहनाई ही आपकी कंसिडर की जाती है एंड ओनली द शहनाई इज़ द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कंसिडर्ड फॉर वेडिंग टू बी प्लेड। तो वो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है। एंड मूविंग फॉरवर्ड बेटा, in the past the shehnai was part of the naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal court. Till recently it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to Ustad Bismillah Khan. Now beta प्रीवियसली पहले के टाइम में जब शहनाई नई नई एक एग्जिस्टेंस में आई तो उसको तुरंत ही क्योंकि रॉयल कोर्ट में भाई फाउंड हुई थी, तो दैट्स वाई इट्स वाज कंसिडर्ड टू बी एनसेम्बल ऑफ इन द 9 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द रॉयल कोर्ट। रॉयल कोर्ट के जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स हुआ करते थे ऑस्पिशियस इंस्ट्रूमेंट्स, या आप कह सकते हैं कि एक असेंबली होती थी 9 इंस्ट्रूमेंट्स की। तो उस इंस्ट्रूमेंट के इंटीग्रेशन में हम लोग इसको मानते थे, दैट इज़ शहनाई को। एंड फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे व्हेन इट वाज बिकमिंग पॉपुलर एंड पॉपुलर, तो कहीं ना कहीं टेम्पल्स में, वेडिंग्स पे हर जगह यूज़ होने लगी एंड इट वाज कंसिडर्ड ऑस्पिशियस। तो इसलिए इसका यूज़ होना कंपल्सरी होने लगा एंड एवरीबडी कंसिडर्ड वेरी कंपल्शन फॉर प्लेइंग ऑल दिस फॉर प्लेइंग दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। नाउ till then it was only in the royal courts, weddings, temples and only single places like private places पे वो सारी चीज़ें ये शहनाई प्ले हुआ करती थी। लेकिन नाउ इट द ऑथर इज़ टेलिंग यू कि इसको क्लासिकल स्टेज पे एक इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में ले आने का पूरा क्रेडिट जाता है गोज़ टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। दैट मीन्स बेटा इफ़ आई टेल यू कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर क्लासिकल स्टेज पे आ रहा है तो इट मीन्स कि उसकी टेक्निकलिटीज़ परफेक्ट हैं। इफ़ द इंस्ट्रूमेंट इज़ टेक्निकली परफेक्ट देन ओनली इट कैन कम टू क्लासिकल स्टेज। क्लासिकली कोई इंस्ट्रूमेंट को लॉन्च करना या उसको क्लासिकल स्टेज पे रिव्यू करना, इट्स ओनली पॉसिबल व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज़ टेक्निकली परफेक्ट। उसकी टेक्निकल टर्म्स यानी कि हम जो कहते हैं सुर, लय, ताल, तो ये सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं अगर, देन ओनली द इंस्ट्रूमेंट कैन कम टू क्लासिकल स्टेज। तो यानी कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने पूरा क्रेडिट लिया इन द सेंस बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया टू ब्रिंग
the Shehnai onto the classical stage. Now moving further, as a 5-year-old, Bismillah Khan played Gilli Danda near a pond in the ancient estate of Dumrao in Bihar. He would regularly go to nearby Biharji temple to sing Bhojpuri Chaita, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by local Maharaja. Now what happened is बेटा जब वो 5 years के थे, when Bismillah Khan was 5 years old, he played गिल्ली डंडा. आप लोगों ने गिल्ली डंडा खेला ही होगा. Everybody I think would be knowing at least कि what is गिल्ली डंडा. गिल्ली डंडा is a very famous आप कह सकते हैं कि गेम ऑफ स्पेशली इलाहाबाद. अगर आप इलाहाबाद के हैं तो यू मस्ट बी इलाहाबाद इस आई विल नॉट से इन द नॉर्थ रीजन ऑफ द इंडिया स्पेशली दिस गिल्ली डंडा इज़ वेरी फेमस. तो आप लोगों ने अगर खेला नहीं है तो एटलीस्ट सुना होगा. मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ ये चीज़. तो ही यूज टू प्ले गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड एंड in the ancient he used to live in the ancient state of Dumrao in Bihar. Now he used to live in Bihar in the ancient state of Dumrao. So he used to play over there and he would regularly go to nearby Biharji temple. वो रेगुलरली बिहारजी टेम्पल जाया करते थे जस्ट टू सिंग द भोजपुरी चैता. वहाँ पे भोजपुरी चैता गाने के लिए ही यूज टू रेगुलरली गो टू बिहारजी टेम्पल. एंड देन व्हाट हैपेंस इज बेटा एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न. क्या होता था कि वहाँ के जो लोकल महाराजा थे वो भोजपुरी चैता इतना बढ़िया गाया करते थे. आप चैता ये समझ लीजिए कि इट्स अ सिंगिंग फॉर्म. एक सिंगिंग का फॉर्म होता है चैता. जैसे हम लोग बहुत सारे फॉर्म्स कहते हैं, गज़ल कहते हैं, सॉन्ग कहते हैं, पोएम होती है. तो ऐसा लिटरेचर का एक फॉर्म होता है, चैता भी होता है. तो उसी चैता को ये सिंग किया करते थे एट भोजपुरी टेम्पल, बिहारजी टेम्पल. एंड वहाँ के जो लोकल महाराजा थे ही लाइक्ड द सिंगिंग सो मच दैट वो उनको गिफ्ट दिया करते थे. और गिफ्ट में क्या दिया करते थे? दैट मीन्स कि प्राइज़ में क्या दिया करते थे? 1.25 kg का एक बड़ा सा लड्डू. नाउ अब एक इतना बड़ा लड्डू आप यू मस्ट बी लाफिंग एट दिस कि इतना बड़ा लड्डू लेकर वो करेंगे क्या. बट नहीं, उस टाइम पे यही गिफ्ट बहुत बड़ा चीज़ हुआ करता था बेटा. उस टाइम पे शील्ड वगैरह तो मिलती नहीं थी. तो आपको इसी 1.25 kg के लड्डू से ही सबको काम चलाना पड़ता था. तो ऐसे ही कुछ ईटिंग फूडेबल्स ऐसी सारी चीज़ें गिफ्ट में दी जाती थी, प्राइज़ में दी जाती थी. तो उनको 1.25 kg का बहुत बड़ा सा लड्डू मिला एज अ गिफ्ट. हर बार मिलता था ये चीज़. दिस हैपेंड 80 years ago and a little boy who had traveled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. Now क्या हो बेटा, ये बोला जा रहा है यहाँ पे कि ये चीज़ 80 साल पहले हुआ करती थी. यानी कि जब ये ऑथर लिख रहे हैं तब 80 years बिस्मिल्लाह खान के कंप्लीट हो चुके हैं. एंड 80 years पहले की ये बात है. एंड बिस्मिल्लाह खान खुद उस टाइम पे 5 years के थे. At this stage, he has received the highest civilian award, that is the Bharat Ratna. That means कि we can recognize कि 80 plus 5, that means 85 years. At the age of 85 years, Bismillah Khan had received the award of Bharat Ratna. तो उनको ये सारी कंटिन्यूएशन चलते रहे. पहले उनको छोटे गिफ्ट मिले, फिर उनको और बड़े बड़े गिफ्ट मिलते गए. एंड दिस प्रोसेस मूव फॉरवर्ड टिल द पॉइंट वेयर द ऑथर इज़ राइटिंग. उस टाइम तक ये चीज़ें चलती गई. एंड आफ्टर 85 years ऑफ दिस ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स बर्थ, he received the highest civilian award for the India, that is the Bharat Ratna. Now moving forward beta, born on 21st March 1916, Bismillah Khan belongs to a well-known family of musicians from Bihar. Now he was from Bihar. हम लोगों ने ऊपर ही पढ़ लिया था अभी कि belongs to Bihar, ancient state of Dumrao. तो he was from Bihar and he was born on 21st March 1916. Now Bismillah Khan belongs to a well-known family of musicians. ये उनकी म्यूज़िक थी, बिस्मिल्लाह खान का खुद का
या कह सकते हैं कि उनके अंदर ये इनिशिएटिव उनके फैमिली की तरफ से आया था बेटा। ये जो क्वालिटी थी ऑफ सिंगिंग ऑफ म्यूजिशियंस, ये उनकी फैमिली की तरफ से उनके अंदर बिल्कुल एकदम आप कह सकते हैं कि एकदम भरी हुई थी, बिकॉज ही बिलोंग टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस। हिज ग्रैंड फादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट। His father, Pagambar Bucks, and other paternal ancestors were also great शहनाई players। तो शहनाई उनके एंसेस्टर्स के थ्रू उनके ब्लड में आ गई है, कहीं ना कहीं उनके एंसेस्टर्स भी शहनाई प्लेयर्स थे। आपने अभी देखा कि उनके ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान शहनाई प्लेयर थे, शहनाई नवाज थे भोजपुर किंग कोर्ट में। फिर उनके फादर पैगंबर बख्श जो थे और बाकी और भी पैटर्नल एंसेस्टर्स जो थे वो भी ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे। अब यहाँ पे बेटा आपको अभी और भी पैटर्नल एंसेस्टर्स यानी जो भी शहनाई प्लेयर्स थे उनमें से 2-3 के बारे में भी आपको बताया जाएगा आगे चैप्टर में। अभी आपको इन्हीं लोगों ये पता चलेगा कि इन्हीं लोगों से बिस्मिल्लाह खान ने कैसे शहनाई में इतनी एक्सेलेंस को अचीव किया है। तो we'll get to know in further classes. Till now I've explained you this much. Just go through the lines again, and if you find anything which is not understood, please ask me in the class, that is WhatsApp class. Thank you.